एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाइजी चैंग को जू के घर पर देखकर थोड़ी सी सरप्राइज होती है। वो जू को लेटर देकर वहाँ से जाने भी लगती है, लेकिन तभी जू और शोली मिलकर उसे साथ में डिनर करने के लिए रोक लेते हैं। जू का प्लान यही था कि वो चैंग और बाइजी में से किसी एक को अच्छे से ड्रंक कर देंगे ताकि वो दोनों एक दूसरे को संभाले और क्लोज आ जाए। लेकिन उन लोगों के ड्रंक होने से पहले ही जो थोड़ी सी डोज में ही ड्रंक हो जाता है और वो किसी नॉवल की किंग की तरह एक्ट कर रहा था। वो बाइजी को ये भी बता देता है कि चैंग उससे कितना प्यार करता है और वो उसके लिए बहुत रोता भी है। जो सब सुनकर चैंग के साथ साथ बाइजी को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी जो बाइजी को चैंग की वीडियो पे दिखाने वाला था जिसमें चैंग ड्रंक होकर बाइजी का नाम ले रहा था, लेकिन चैंग उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो बाइजी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद शोली जो को उसके रूम में लेकर जाती है और जैसे ही वो उसे बेड पर लिटाती है तो जो शोली को पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे कहीं अपने आप से दूर तो नहीं होने देगी, जिसकी वजह से शोली उसके पास ही सो जाती है। अगले दिन एडिटर यू जब ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि जो की बुक हुआजी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। वो ये बात जल्दी से शियांग को बताती है और कहती है कि उन्हें जल्दी से जू के घर इंटरव्यू वीडियो बनाने के लिए जाना होगा। वो दोनों जू के घर के लिए निकल जाते हैं और शियांग शोली को कॉल करके बता देती है कि वो लोग जू के घर आ रहे हैं क्योंकि उसकी बुक नॉमिनेट हुई है। जो सुनकर शोली काफ़ी नर्वस हो जाती है। वो जू को भी नींद से उठाकर जल्दी से रेडी होने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक एडिटर यू और शियांग घर पर आ चुके थे, जिस वजह से शोली किसी तरीके से बचकर जू के कबर्ड में छुप जाती है और जो उसके पास जाकर उसे किस भी करते हैं क्योंकि ये किस वो तब भी करना चाहता था जब शोली फर्स्ट टाइम उसके कबर्ड में छुपी थी। अब जो शोली को अपने साथ बाहर लेकर आता है और उसे कहता है कि उसे डरने और छुपने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर रहे हैं, जहाँ वो शोली को एडिटर यू के सामने लेकर जाता है और बताता है कि शोली उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहते हैं, जिससे एडिटर यू भी सरप्राइज होती है पर वो शोली के लिए खुश थी। जिसके बाद जू को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, लेकिन उसके डैड अब भी उससे ठीक से बात नहीं करते, जबकि उन्होंने तो जू की इस अचीवमेंट के लिए उसके नाम का एक पेन भी बनवाया था जो कि उसे गिफ्ट करने वाले थे और वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन ये सब वो जू के सामने नहीं दिखाते। फिर जू को किसी शीशी नाम की एक एक्ट्रेस के असिस्टेंट का कॉल भी आता है। असल में वो जू के साथ कोलैबोरेट करना चाहती थी, जिस पर जू हाँ बोल देता है, लेकिन फिर वो चैंग से हेल्प लेने के लिए जाता है और कहता है कि चैंग को भी उसके साथ चलना होगा क्योंकि वो शीशी को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। शीशी ने उसके कोलैबोरेशन के लिए एक होटल बुक किया था और जू नहीं चाहता था कि शीशी की वजह से शोली उसके बारे में कुछ गलत सोचे और जेलस फील करे, इसलिए वो अपने साथ चैंग को लेकर जाता है। दोनों होटल रूम में शीशी के आने का वेट करते हैं। तब जू शोली से थोड़ी बात भी कर लेता है, जहाँ पर शोली उसे बताती है कि पूरे डिपार्टमेंट में उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है और वो काफ़ी खुश हैं। जू भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों आज जल्दी काम खत्म करके साथ में डिनर करेंगे। जिसके बाद जू शीशी से मिलता है, लेकिन कोई उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उन्हें ये पता भी नहीं चलता। शीशी फिर अपनी डॉग के बारे में बताकर इमोशनल हो जाती है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जू उसके पास आकर उसे कंफर्ट करेगा, लेकिन जू उस पर ध्यान ही नहीं देता और चैंग के साथ बाहर आ जाता है क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि शीशी सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। उन दोनों के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि उन दोनों को ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना था। दूसरी तरफ शीशी और जू की फोटोज ऑनलाइन वायरल होने लगे थे और शोली वो सब देख लेती है। अब ये न्यूज़ टॉप स्टोरी बन चुकी थी कि शीशी और जू डेट कर रहे हैं, जिससे कि जू थोड़ा सा डरा हुआ होता है कि आखिर शोली किस तरीके से बिहेव करेगी, कहीं वो उसे मारने की कोशिश तो नहीं करेगी। इसकी वजह से वो जब घर पर जाता है तो वो शोली को किचन में नाइफ से काम करते हुए देखकर थोड़ा डर जाता है और उसे सॉरी कहने लगता है, लेकिन तभी शोली उस पर हंसती है और कहती है कि वो इस तरीके के र्यूमर्स पर विश्वास नहीं करती। उसे पता है कि जो ऐसा कभी नहीं करेगा, जो सुनकर उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। दूसरी तरफ एडिटर यू को देखते हैं। उसके और उसके हस्बैंड के बीच की आर्ग्यूमेंट और प्रॉब्लम्स अब डिवोर्स तक आ चुकी थी। उसका हस्बैंड डिवोर्स के बाद अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर यू ऐसा करने से मना कर देती और बताती है कि वो भले ही अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रही हो, लेकिन वो उसके लिए बेस्ट मदर है। वो हमेशा अपनी ड्यूटीज़ निभाएगी, जिससे कि यू का हस्बैंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाइजी और चैंग को देखते हैं, जहाँ पर चैंग अपनी स्क्रिप्ट बाइजी को बता रहा था। तभी वो दोनों याद करने लग जाते हैं कि चैंग की फर्स्ट बुक रिलीज हुई थी। तब बाइजी और वो दोनों साथ में स्क्रिप्ट डिस्कस किया करते थे। ये याद करके दोनों काफ़ी खुश होते हैं, जहाँ पर चैंग उसे डिनर ट्रीट करने के बहाने रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाइजी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुहेंग कुछ दिनों के लिए यू के घर पर रुकने आ जाती है।
दूसरी तरफ जू और शूली बात कर रहे थे। इतना कुछ होने के बाद भी शूली जू से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी और ना ही जेलस थी। तो जू उससे पूछता है कि क्या उसे शीशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूली कहती है कि वो जू को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो सिर्फ उसका ही है। तभी जू को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि असल में शीशी का था। वो जू को डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी। इस पर शूली जू को हाँ बोलने के लिए कहती है, लेकिन जू कॉल कट कर देता है और अपना फ़ोन भी वहीं पर छोड़कर ये कहकर चला जाता है कि उसे शीशी के साथ डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ शीशी ये सब एक एडवांटेज की तरह ले रही थी। वो ये सोच रही थी कि जू ज़रूर उसके केयर करता है, इसलिए वो शीशी का टेस्ट ले रहे हैं। अगले दिन अब शूली ऑफिस जाती है। तभी वहाँ पर न्याओ उसे परेशान करने की कोशिश करती है और उसे उन रूमर्स को लेकर बुरा बोलती है, लेकिन शूली को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बाइजी और चैंग को देखते हैं, दोनों साथ में काम कर रहे थे। तभी बाइजी को हॉस्पिटल से कॉल आता है। असल में मिस लियू हॉस्पिटल से गायब थी, इसीलिए चैंग और वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। मिस लियू उन्हें एक पार्क में मिलती हैं जहां वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उन्हें बाइजी के बारे में भी याद नहीं था। तभी चैंग को देखकर मिस लियू एक बॉक्स उसे देती है और बताती है कि उसमें मिस लियू के हस्बैंड की लेटर है जो कि उनके कैट ने ख़राब कर दिए थे और वो चाहती थी कि वो लेटर्स वापस से ठीक हो जाए। इसीलिए चैंग वो बॉक्स अपने पास ही रख लेता है और वो और बाइजी मिलकर मिस लियू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर बाइजी चैंग को मिस लियू की दी हुई वॉच भी दे देती है और कहती हैं कि वो दोनों अगली बार जब मिस लियू से मिलने के लिए जाएंगे तो बाइजी चाहती थी कि चैंग वो वॉच पहन कर आए ताकि मिस लियू उन दोनों को पहचान पाए। चैंग अब वहाँ से चला जाता है और बाइजी को भी अब रियलाइज़ हो चुका था कि चैंग ही उसके लिए एक अच्छा लड़का है जो कि उसके साथ हमेशा रहने वाला है, जिस तरीके से मिस लियू अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग मिस लियू के दिए हुए लेटर्स को ठीक करता है, जिसमें वो जू की भी हेल्प लेता है। दूसरी तरफ शीशी जू का अटेंशन पाने के लिए उस पर एक पोस्ट करती है जिस पर सभी लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं कि जू वही है जिसे अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि जू डिजर्विंग है। जो सब मैसेजेस शियांग शूली को दिखाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि जू को उन मैसेजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो चैंग की हेल्प करने में बिजी है। दूसरी तरफ हम एडिटर को भी देखते हैं, वो अपने ऑथर हिमा को अब दिलासा दे रहा था कि वो भले अवार्ड के लिए नॉमिनेट ना हुआ हो, लेकिन एडिटर उसके लिए काफ़ी अच्छा इंटरव्यू ढूंढेगा जो कि जू जैसे ऑथर भी डिजर्व नहीं करते। तो सब शूली और श्यांग भी सुनते हैं और एडिटर की इस बात पर हंस रहे थे क्योंकि एडिटर काफ़ी बुरी तरीके से शूली से हारा था। तभी वहाँ पर डायरेक्टर यांग भी आ जाते हैं, जो आते ही सबसे पहले शूली की तारीफ करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग जू को साइन कर पाए थे और आज उनके पब्लिशिंग हाउस से ही जू को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। जहां वो ये भी कहते हैं कि वो शूली को भी एक अवार्ड ज़रूर देंगे जब मिस्टर शी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ बाइजी मिस लियू से मिलने के लिए जाती है तो चैंग वहीं पर होता है। वो मिस लियू को उनके हस्बैंड की लेटर पढ़कर सुना रहा था ताकि मिस लियू अपने हस्बैंड के साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर पाए। जिसके बाद बाइजी और वो दोनों पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। जब चैंग वो वॉच बाइजी को वापस से लौटा रहा था तो बाइजी उसे कहती है कि चैंग वो वॉच रख सकता है क्योंकि मिस लियू उसे ही वॉच का ओनर मानती है। इस पर चैंग बोलते हैं कि वो ये वॉच अपने पास तभी रखेगा जब बाइजी उसे इस वॉच का ओनर मानकर उसे देगी, यानी कि उसके साथ नई शुरुआत करेगी। तो बाइजी उसे बोलती है कि वो स्टार्स देखना चाहती है, लेकिन उस सीज़न में सिटी के बीच उस पार्क से स्टार्स देखना पॉसिबल नहीं था। वो सिर्फ माउंटेन से स्टार्स देख सकते थे। सीन अब एडिटर यू पर आता है। वो सुएहंग को उसके नेक पेन के लिए गिफ्ट भी देती है। तभी उसे अपने बेटे के स्कूल से कॉल आते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड ने अपने बेटे के स्कूल का ट्रांसफ़र करवा दिया था ताकि यू को उसकी कस्टडी ना मिल पाए। ये सब सुनकर यू अपने हस्बैंड को कॉल भी लगाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तब सोहेंग उसे अपनी एक फ़ैन का कार्ड देती है जो कि एक अच्छी लॉयर थी और यू भी डिसाइड कर लेती है कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फाइट बैक करेगी। फिर हम जू को देखते हैं जब वो अपने सोशल मीडिया पर हेटर्स के कमेंट पढ़ता है। तभी शूली भी घर पर आ जाती है तो वो अपना फ़ोन साइड में रख देता है ताकि शूली उसकी टेंशन ना ले। वो दोनों फिर शीशी से भी मिलने के लिए जाते हैं और जू यहाँ पर शूली को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन शूली उसे रोक देती है और शीशी से कहती है कि वो सिर्फ जू की एडिटर है और जू की गर्लफ्रेंड और वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ पर शीशी को उन पर थोड़ा सा शक भी होता है, इसीलिए वो शूली को अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर लेती है। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं
तो शीशी अपने असिस्टेंट को उन दोनों पर नजर रखने के लिए बोलती है, जहाँ जू शूली से पूछता है कि वो शीशी से इतना अच्छे से बात क्यों कर रही थी, क्या उसे जेलस फील नहीं हो रहा, जिस पर शूली उसे मना कर देती है। तभी जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो कुछ मीडिया रिपोर्टर्स जू को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। वो लोग गलती से शूली को ही पुश कर देते हैं, जो देखकर जू जल्दी से उसे अपनी जैकेट से कवर करता है और मीडिया से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे और उन दोनों के फोटोज भी कोई पोस्ट नहीं होने चाहिए, वरना जू उन पर केस करेगा। जो सब शीशी भी दूर से देख लेती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर शूली और जू कार में आते हैं, जहाँ पर जू उसे कहता है कि वो शीशी के साथ कोलैबोरेशन कैंसिल कर रहा है क्योंकि ये सब उसे शूली के लिए सही नहीं लग रहा। वो शूली को दूर नहीं करना चाहता। जो सुनकर शूली भी उसके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है और कहती है कि आज जू किसी सेवियर किंग की तरह उसे बचाने के लिए आया था। ये सुनकर जू भी खुश हो जाता है। तभी जू को चेंग का मैसेज आता है जो कि उसे कैंपिंग पर इन्वाइट करता है। इस पर जू और शूली भी जाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि उनके पास बाइजी और चेंग को वापस से क्लोज लाने का प्लान था। इधर शीशी शूली पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि जू ने शूली की वजह से शीशी को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए अब वो भी प्लानिंग स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो शूली को जू की गर्लफ्रेंड बनाकर नहीं रहने दे सकती थी। अगले दिन अब जू और सभी लोग साथ में कैंपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर चेंग और जू एक कंपटीशन भी रख लेते हैं कि जो भी माउंटेन पर कैंपिंग लोकेशन पर लास्ट पहुँचेगा वो जीतने वाले को चिल्ला चिल्ला कर प्रेस करेगा, जिसकी वजह से अब दोनों ही माउंटेन क्लाइंब करना चालू कर देते हैं। एक तरफ बाइजी पूरी ताकत के साथ चढ़ रही थी और चेंग थक गया था, लेकिन फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे तो कुछ हुआ ही ना हो। शूली भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए वो जू को कंपटीशन जीतने के लिए आगे जाने को कहती है क्योंकि वो पीछे ही थोड़ा ब्रेक लेने वाली थी, पर जू उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी शूली के साथ थोड़ा सा ब्रेक ले लेता है। फिर वो शूली का भी बैकपैक अपने साथ लेकर उसके साथ आगे बढ़ता है। ये लोग अब कैंपिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और चेंग और जू काम करते करते एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे कि चेंग जू से 10 सेकंड्स पहले आया था तो अब जू को उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। इस पर जू भी कहता है कि वो अपनी बेट पूरी कर चुका है और उसने अपने दिल में चिल्ला चिल्ला कर चेंग को प्रेस कर दिया है। जिसके बाद जू उसे बताता है कि वो यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि वो शूली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि बाहर तो जू को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हिट मिल रही थी और वो नहीं चाहता था कि शूली का ध्यान उन पर जाए, वो जू के बारे में बुरा फील करें। जहाँ वो ये भी कहता है कि चेंग भी तो अपना काम बनाने यहाँ पर आया है। तभी बाइजी और शूली उनके पीछे आ जाते हैं। ये लोग बारबेक्यू खाने वाले थे, लेकिन मीट और फूड आइटम लेकर आने की ड्यूटी जू की थी और वो फिर से मीट निकालकर बैग में रखना ही भूल गया था। इसकी वजह से अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और जू और चेंग दोनों ही लेक के पास बैठ जाते हैं। मछली पकड़ने के लिए वो किसी प्रोफेशनल की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, जैसे उन्हें बहुत सारी फिशेस मिलने वाली थी, पर असल में उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती और शूली और बाइजी उन दोनों का मजाक उड़ाती हैं। जहाँ पर चेंग उन्हें ये भी कहता है कि शायद उस लेक में फिशेस है ही नहीं। तभी वहाँ पर एक आदमी बहुत सारी फिशेस लेकर क्रॉस होता है जो कि उसने लेक से ही पकड़ी थी। अब वो लोग उस आदमी से कुछ फिशेस खरीद लेते हैं, जिसके बाद रात को ये लोग गेम भी खेलते हैं। गेम में बाइजी का डेयर था चेंग को किस करने का, इस पर वो मना कर देती है और कहती है कि वो एक डेयर जरूर पूरा कर सकती है, वो था जंगल में जाने का। अब पहले तो बाइजी अकेले जाती है, तभी उसे बहुत सारे भेड़ियों की आवाज़ आती है जिनसे वो थोड़ी सी डर जाती है। तो चेंग भी उसके साथ आ जाता है। वो उसे कहता है कि बाइजी को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके साथ जंगल के अंदर जाएगा, पर असल में ये आवाज़ तो जू ने अपने फ़ोन से चला रखी थी ताकि बाइजी डर कर चेंग के क्लोज आ पाए। अब जू और शूली काम खत्म होने के बाद वापस से कैंप साइट पर जा रहे होते हैं तो बीच में ही जू का पैर पानी में लग जाता है, वो गीला हो जाता है और इसी बीच उसका फ़ोन भी गिर जाता है। जिसके बाद जू और शूली मिलकर उसके सॉक्स को आग के नीचे सुखाते हैं और दोनों बातें कर रहे थे, जहाँ पर शूली उसे बताती है कि उसे यहाँ पर आकर टेंशन फ्री फील हो रहा है। तो जू उससे पूछ लेते हैं कि उसे किस बात की टेंशन थी, कहीं उसने उन हेटर्स के कमेंट को तो नहीं पढ़ा। इस पर शूली हाँ बोल देती है। इतने में जू का सॉक्स भी आग लगने से जल जाता है। फिर शूली उससे पूछती है कि क्या जू को उन हेटर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो जू उसे बताता है कि उसे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड है, यानी कि शूली है, जो कि उसे अप्रिशिएट करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर चेंग और बाइजी आ जाते हैं क्योंकि
क्योंकि उन्हें जू का फ़ोन जंगल में गिरा हुआ मिला था और उन्हें ये भी पता चल गया था कि वो आवाज़ें जू ने ही प्ले की थी जहाँ वो लोग ये बात कर ही रहे थे। तभी बाइजी को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। फ़ोन रखते ही वो अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने लग जाती है क्योंकि मिस लियू की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। चैंग भी उसके पीछे जाता है। अब हम देखते हैं कि मिस लियू की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से बाइजी काफ़ी ज़्यादा रोती है और चैंग उसे संभालता है। वो जू को भी ये खबर दे देता है। जब शूली और जू को ये पता चलता है तो उन्हें अपने पेरेंट्स की भी चिंता होती है, इसीलिए शूली अपनी मॉम से कॉल पर बात करती है। दूसरी तरफ जू भी अपनी मॉम को कॉल करके अपने डैड के बारे में पूछता है। वहीं हम एडिटर यू को देखते हैं। जब वो अपने हस्बैंड से मिलती है तो वो उसे सब कुछ बता देती है कि उसने एक अच्छी लॉयर ढूंढ ली है और लॉ के अकॉर्डिंग उनकी बेटे की कस्टडी यू को ही मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा डिजर्विंग है। जिससे कि यू का हस्बैंड भी डर जाता है क्योंकि उसकी वाइफ उसे कोर्ट तक लेकर जाने वाली थी। यू अब घर पर आती है तो उसका बेटा अपने डैड के बारे में पूछता है तो यू काम का बहाना कर देती है। फिर सो हैंग को भी सब कुछ बता देती है कि वो आज अपने हस्बैंड से मिली थी और वो अपना केस कोर्ट तक लेकर जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूली जब ऑफिस जाती है तो उसे शीशी का कॉल आता है। वो उसे डिनर पर इन्वाइट करती है। तभी शूली और हेयर एडिटर को यू अपने ऑफिस में बुला लेती है क्योंकि जिस फेमस टीवी शो में हेयर एडिटर का ऑथर जाने वाला था उस शो ने डिसाइड किया था कि अब वो इस ऑथर की जगह जू को शो में बुलाना चाहते हैं। जो सुनकर हेड गुस्से में आ जाता है। वो जू के बारे में कहता है कि वो टैलेंटलेस है फिर भी उसे सब कुछ कैसे मिल रहा है। इस पर शूली जू के लिए स्टैंड लेती है और कहती है कि ये सब जू की हार्डवर्क और टैलेंट की वजह से हुआ है। हेड अब बाहर आकर मिस्टर लियांग से भी बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उसकी हेल्प नहीं करते। इसकी वजह से अब हेड कोई दूसरा तरीका अपनाता है और किसी को कॉल करता है। वहीं चैंग भी बाइजी को कॉल करता है पर वो खुद को बिजी बताकर फ़ोन कट कर देती है। इसलिए अब चैंग जू को बताता है कि बाइजी जब से मिस लियू की फिनरल से आई है वो इसी तरीके से एक्ट कर रही है। तो जू चैंग को उसे संभालने के लिए बोलता है। तभी जू को शूली का कॉल आ जाता है, इसीलिए वो शूली के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और देखता है कि शूली शीशी के साथ थी। शीशी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। इसकी वजह से शूली बाहर ड्राइवर को बुलाने जाती है और जू को उस पर नज़र रखने के लिए कहती है, पर शूली के जाते ही शीशी होश में आ जाती है। वो जू के पास आने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है, पर जू उससे दूर हो जाता है और उस रूम से जाने लगता है। लेकिन तभी शीशी उसे कहती है कि अगर जू ने उसे रिजेक्ट किया तो बहुत ही बुरा होगा क्योंकि शीशी की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा थी और अगर वो उन्हें जू की गर्लफ्रेंड के बारे में बता देती तो उसे काफ़ी हेट मिलता। इस पर जू भी डरता नहीं है और कहता है कि अगर शीशी ने जू और उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में इंटरफेयर किया तो जू भी उसे सोशल मीडिया पर एक्सपोज करेगा। ये शीशी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जिसके बाद ही दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जू उसे सब कुछ बता देता है। तो वो उसका मजाक उड़ाती है और उसे सब भी बता देती है कि उसे इंटरव्यू के लिए टीवी शो में भी जाना है। इस पर पहले तो जो मना करता है पर फिर वो शूली को इस काम के लिए किस करने के लिए कहता है और फिर मान जाता है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो कि बाइजी से मिलने के लिए जाते हैं क्योंकि बाइजी ने अभी तक मिस लियू के सामान को उनके घर से नहीं लिया था। बाइजी को अब मिस लियू से मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि मिस लियू भी कभी नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद बाइजी खुद को इतना टॉर्चर करे। जिसके बाद ही दोनों उनके घर पर जाते हैं। वहाँ पर मिस लियू के सामान में बाइजी को उनका एक लेटर भी मिलता है जो कि उन्होंने मरने से पहले अपने हस्बैंड से मिलने के लिए लिखा था। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं जिसकी वजह से चैंग उसे बाहर लेकर जाता है और बताता है कि बाइजी हमेशा मिस लियू को अपनी आंखों के सामने देख सकती है क्योंकि वो आसमान में एक स्टार बन चुकी थी। चैंग उसे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो कभी बाइजी को अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। सीन फिर जू पर आता है जो कि इंटरव्यू के लिए जाता है। जो होस्ट था वो जू से बहुत ही अजीब अजीब सवाल पूछता है कि क्या उसकी बुक की स्क्रिप्ट उसने अपने डैड से इन्फ्लुएंस होकर लिखी है और बहुत कुछ जिनका जवाब जू ठीक से नहीं देता। इसीलिए जब शो एयर होता है तब लोग जू को और भी ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं और शोली जू से पूछती है कि उसने ठीक से जवाब क्यों नहीं दिया। इस पर जू कहता है कि उसके मन में जो कुछ था उसने बस वही बोला। तभी उसे अपने डैड का भी कॉल आता है जो जू को समझा रहे थे कि उसने होस्ट को ये सब क्यों नहीं बोला कि उसके डैड जू की राइटिंग से काफ़ी अलग लिखते हैं और वो तो जू के अगेंस्ट भी हैं, तो वो उसकी बुक में हेल्प क्यों करेंगे। असल में जू के मॉम डैड को बस उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि हर जगह पर यही र्यूमर्स थे कि जू के पास एक घोस्ट राइटर है जो कि उसकी स्क्रिप्ट लिखता है।
लेकिन जो शूली के सामने बिल्कुल भी ऐसा प्रिटेंड नहीं करता कि वो भी टेंशन में है। वो शूली को हक करके उसे उसके रूम में जाने के लिए कह देता है और हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट की वजह से उन दोनों को नींद आना भी मुश्किल हो गया था। अगले दिन जू के साथ और भी बुरा होता है क्योंकि अब सोंगशी ने उसके लिए कुछ पोस्ट कर दिया था जिसकी वजह से जू के ये रूमर सबको सच लग रहे थे कि वो खुद अपनी बुक्स नहीं लिखता। इसकी वजह से जू को पब्लिशिंग हाउस और सभी लोगों के कॉल्स भी आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट उससे टर्मिनेट कर रहे थे और मिस्टर मॉयर भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेते हैं, तो इसकी वजह से जू दुखी हो जाता है। इसीलिए वो घर से बाहर कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने चला जाता है। शूली भी कॉल पर जू के बारे में पूछती है पर जू उसके साथ भी नहीं था। तभी जू घर पर आ जाता है जहाँ वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो झूठ बोल देता है कि वो चैंग के साथ में था। अगले दिन अब शूली ऑफिस जाती है तो श्यांग उससे बोलती है कि उसे जू पर ट्रस्ट है क्योंकि वो उसकी लॉन्ग टर्म रीडर है। तभी एडिटर यू भी वहाँ पर आती है जो कि शूली को बताती है कि वो लोग जू के सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट रिलीज करने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लियांग आ जाते हैं। वो उन सभी को एक इमरजेंसी मीटिंग में चलने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ जू को भी चैंग का कॉल आता है जो कि उसे जल्दी से मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि एक और नई प्रॉब्लम आ चुकी थी। असल में अब शीशे की पोस्ट के बाद किसी ने एक रिकॉर्डिंग भी ऑनलाइन वायरल कर दी थी जिसमें एक अनजान लड़का ये बता रहा था कि जू अपनी स्क्रिप्ट किसी और से लिखवाता है और शायद जू का घोस्ट राइटर उसके डैड है। इन सब में पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली जू की एडिटर भी शामिल है क्योंकि वो ये सब जानते हुए भी जू को फेम दे रही थी क्योंकि उसे जॉब ज्वाइन करते ही 2 अच्छे राइटर्स मिल गए तो ज़रूर उसने कुछ फेवर किया होगा। ये सुनकर जू और चैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और जू तो पोस्ट भी करने वाला था कि शूली उसकी गर्लफ्रेंड है, वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन चैंग उसे रोक देता है और जू काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो तो सिर्फ एक राइटर बनकर अपनी नॉवल लिखना चाहता था। उसे नहीं पता था कि लोग उसे इतना हेट करने लग जाएंगे। दूसरी तरफ मिस्टर लियांग ने डिसाइड किया था कि वो इस रिकॉर्डिंग के बाद जू के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट रिलीज करेंगे और शूली को भी फायर कर देंगे क्योंकि ये सब जू और शूली की वजह से ही हो रहा था। शूली अब भी जू को ही सपोर्ट कर रही थी, यानी कि वो पब्लिशिंग हाउस के लिए एक थ्रेट थी। इसलिए मिस्टर लियांग उसे वॉर्न भी करते हैं कि अब शूली को डिसाइड करना होगा कि वो जू की गर्लफ्रेंड बनकर डिसीजन लेगी या फिर पब्लिशिंग हाउस की एम्प्लॉय बनकर। जिसके बाद शूली वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर उसे नियाओ मिल जाती है जो कि उसके लिए सैड फील कर रही थी क्योंकि शूली ने गिव अप जो कर लिया था। लेकिन तभी शूली उसे बोलती है कि उसने अब तक गिव अप नहीं किया है और वो बाहर जाकर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट करती है जिसमें वो लिखती है कि जू का नाम जल्दी ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसने कुछ गलती नहीं की है और सच सभी के सामने आ जाएगा। ये पोस्ट देखकर बाइजी भी खुश होती है क्योंकि वो भी जू के सपोर्ट में थी और वो तो उसकी नेक्स्ट बुक की एडिटर भी बनने वाली थी। लेकिन इस सब में मिस्टर लियांग कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। वो उसी टाइम शूली को जॉब से फायर भी करने वाले थे पर तभी वहाँ पर मिस्टर शिया आ जाते हैं। वो इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं जब मिस्टर लियांग से वो स्टेटमेंट वापस लेने के लिए कहते हैं जो कि उसने जू के अगेंस्ट पोस्ट की थी। वो ये भी कहते हैं कि जब तक वो हेड है तब तक लियांग शूली को जॉब से फायर करने का डिसीजन नहीं ले सकता। इस पर मिस्टर लियांग फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और इतना स्ट्रेस में होने की वजह से मिस्टर शिया की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल भेजा जाता है। इसके बाद शूली घर पर आ जाती है और जू को बताती है कि मिस्टर शिया उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जू को असल में टेंशन शूली की थी क्योंकि शियांग ने जू को बता दिया था कि शूली को मिस्टर लियांग ने जॉब से फायर करने की धमकी दी है। लेकिन फिर भी शूली जू से एक्सक्यूज बनाकर ये बात छुपा लेती है। तभी शूली को अपने मॉम डैड का कॉल आता है जो कि पहले तो उसे डांटते हैं पर उन्हें भी शूली की फिक्र थी, इसलिए वो उसे मोटिवेट भी करते हैं कि उन्हें यकीन है कि शूली गलत नहीं है तो उसे अपने आप को प्रूव करना होगा और उन लोगों को सबक सिखाना होगा जिन्होंने ये सब रूमर्स फैलाकर उन्हें डिफेम किया है। शूली फिर किचन में डिनर रेडी करने के लिए चली जाती है। वो काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी जहाँ पर जू आकर उसे कहता है कि वो बुक लिखना छोड़ रहा है क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं है, इसीलिए तो उसके फैंस भी उसके हेटर बन चुके हैं। ये सुनकर शूली उसे बोलती है कि जू को गिव अप नहीं करना चाहिए और भले ही जू को हमेशा से किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन आज उसे शूली पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि शूली उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर ढूंढेगी और सच सभी के सामने लेकर आएगी। ये सुनकर जू को भी याद आता है कि शूली ने ही तो उसे स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था और अब भी वो उसे अकेला छोड़कर नहीं गई थी जिसकी वजह से वो उसे हक
कर लेता है। अगले दिन दोनों ही अब अपने घर जा रहे होते हैं ताकि वो रिलैक्स कर पाए, लेकिन तभी शोली को पब्लिशिंग हाउस से कॉल आता है, क्योंकि जब से पब्लिशिंग हाउस डिफेम हुआ था उसकी वजह से हेड एडिटर भी अब जॉब से रिजाइन करके जा रहा था, यानी कि उसके पास जो राइटर थे उनके कॉन्ट्रैक्ट भी खतरे में थे। इसीलिए उसी टाइम शोली को वहां पर जाना पड़ता है। हेड पहले से एडिटर यू को इंसल्ट कर रहा था कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसकी बॉस नहीं है और वो कुछ भी कर सकता है। तभी उसे दरवाजे पर शूली मिल जाती है। शूली उसे समझाने की कोशिश करती है कि हेड पर जिन राइटर्स ने ट्रस्ट किया था उनका क्या होगा, यहाँ तक कि मिस्टर शिया ने भी उस पर ट्रस्ट किया था, तो हेड को रिजाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि वो शूली और जू को बहुत ज़्यादा हेट करता है क्योंकि वो दोनों हमेशा उसके काम के बीच में आते रहते हैं। ये सुनकर शूली को थोड़ा सा शक होता है। वो हेड से पूछती है कि कहीं वो रिकॉर्डिंग उसने ही तो नहीं बनाई है, क्योंकि वही पब्लिशिंग हाउस के अंदर चल रही हर बात के बारे में जानता था और उसके पास तो अच्छा मौका भी था शूली और जू से बदला लेने का। इस पर हेड बोलता है कि अगर उसने ये सब किया होगा तो शूली के पास इसका कोई एविडेंस नहीं है और वो बिना सबूत के अगर कुछ भी करेगी तो वो उसे उस पर झूठा डिफेम करने के चार्जेस लगा देगा। जिसके बाद शूली अंदर जाती है और उनकी मूनलाइट मैगजीन के लिए अब कोई ऑथर काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए शूली किसी तरीके से चेंग सो हैंग और घोस्ट को बोलकर मैगजीन के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेंग सो को बचाने के लिए उसके लिए सबूत इकट्ठा कर रहा था। उसकी मदद बाइजी भी करती है क्योंकि जू की बुक उसने ही साइन की थी। जू का नाम क्लियर होना ज़रूरी था। इसके साथ साथ जू बाइजी का अच्छा फ्रेंड भी था। सीन अब जू पर आता है। वो अपने घर पर चला जाता है जहाँ पर उसके डैडू से पहली बार सॉफ्टली बात करते हैं। जब ये लोग साथ में लंच करते हैं तो डैडू से समझाते हैं कि अगर वो गलत नहीं है तो वो डिफेम नहीं होगा और टाइम रहते सब कुछ सही हो जाएगा। वो सभी लोग साथ में टीवी देखते हैं। जू अपने डैड का इंटरव्यू उस पर देखता है जिसमें उसके डैड जू को बचाने के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे और उन्हें भी ट्रस्ट था कि उनका बेटा कोई स्कैंडल नहीं कर सकता क्योंकि वो बचपन से ही राइटिंग करता आ रहा है और उन्होंने खुद उसकी फर्स्ट नॉवल पढ़ी थी, जो देखकर जू के डैड तो वहाँ से उठकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद जू की मॉम उसे सब कुछ बता देती है कि जिस दिन से जू के अगेंस्ट वो र्यूमर शुरू हुए थे उसी दिन डैड ने अपने कनेक्शन की हेल्प से वो इंटरव्यू अरेंज किया ताकि वो जू की हेल्प कर पाए, यानी कि उन्हें भी जू की फिक्र थी और फ़र्क बस इतना था कि वो ये सब शो ऑफ नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ हम शूली को देखते हैं। वो न्याओ को अपने अंकल से बात करते हुए सुनती है। असल में न्याओ भी अब जॉब छोड़ रही थी, लेकिन शूली उसे समझाती है कि ये सब न्याओ को सिर्फ अपने बारे में सोचकर नहीं बल्कि अपने राइटर्स और पब्लिशिंग हाउस के बारे में सोचकर डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि न्याओ के लिए भी बस ये एक जॉब नहीं थी बल्कि एक बॉन्ड था जो कि उसने पब्लिशिंग हाउस की लोगों के साथ बनाया था। ये सुनकर न्याओ भी अपना डिसीजन बदल लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जू के डैड उसे इन सब चीज़ों से बाहर निकालने का एक सजेशन देते हैं। वो जू को उसके पुराने स्क्रिप्ट और जर्नल्स देकर उसे बताते हैं कि जू अगर अपनी पहले वाली राइटिंग स्टाइल लोगों को बताएगा तो वो ज़रूर अपनी इमेज का कुछ कर सकता है और डिफेम होने से बच सकता है। इस पर जू उनको थैंक्स बोलता है और काफ़ी खुश भी था क्योंकि उसके डैड ने उसका इतना पुराना सामान भी अभी तक संभाल कर रखा है। सीन फिर शूली पर आता है। मीटिंग में उन सभी को पता चलता है कि हेड एडिटर ने शिंडुन बुक्स कंपनी ज्वाइन कर ली थी और वो पब्लिशिंग हाउस के राइटर्स को भी वहाँ पर साइन करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा था। एडिटर यू मिस्टर लियांग को समझाती है कि उसे वो स्टेटमेंट वापस लेनी होगी ताकि जो राइटर जू को सपोर्ट करते हैं वो उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना करे। एडिटर यू यहाँ पर न्याओ को अपने अंकल यानी कि हेड एडिटर के ऑथर हेमाओ को समझाने के लिए भेज देती है और शूली भी उसके साथ जाती है। पहले तो हेमिया उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि ना ही उसे इंटरव्यू मिला था और ना ही वो वाजी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था और आजकल कोई उसकी ओल्ड स्टोरी सुनना पसंद भी नहीं करता था। जहाँ पर शूली उसे समझाती है कि बात किसी भी शो में जाने की या फिर अवार्ड फंक्शन जीतने की नहीं है। हेमिया को बस ये सोचना चाहिए कि वो अपने लिए और फैंस के लिए लिखता रहे जो कि आजकल उसकी बुक्स पढ़ते हैं। ये सुनकर वो पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना करने का डिसाइड करता है और शूली की तारीफ भी करता है क्योंकि शूली अपने काम को लेकर काफ़ी सिंसियर थी। इसके बाद शूली और न्याओ अपने बाकी राइटर्स को भी समझाने के लिए जाते हैं और बहुत सारे राइटर्स ने तो उन्हें रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। दूसरी तरफ जू अपने कमेंट्स पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड के इंटरव्यू के बाद अब तो लोग उसके फेवर में होंगे
जाएंगे, लेकिन वो गलत था क्योंकि अब वो सारे हेटर्स जू के साथ साथ उसके डैड को भी ट्रोल कर रहे थे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड यू आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।